दोस्तों, टाइम और स्पेस आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे लाइट और शैडो। जिस तरह लाइट के पैदा होने से शैडो का जन्म होता है, उसी तरह यूनिवर्स के अस्तित्व में होने से टाइम का आभास होता है। एंशिएंट पीरियड से ही लोग टाइम को जानने की कोशिश करते हैं और टाइम के बारे में अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। अरस्तु का मानना था कि टाइम मोशन का एक इफेक्ट हो सकता है, गतिविधियां तेज हो सकती हैं लेकिन टाइम कभी नहीं। न्यूटन के हिसाब से भी टाइम पूरे यूनिवर्स में एक जैसा चल रहा था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम की डेफिनेशन को ही बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम तो एक इल्यूजन यानी एक भ्रम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में टाइम की चाल हर जगह एक जैसी नहीं है। यूनिवर्स में कहीं टाइम की चाल धीमी है तो कहीं पर तेज। यूनिवर्स के भारी ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल के पास टाइम धीमी रफ्तार से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे टाइम की चाल तेज होती जाएगी। लेकिन वास्तव में टाइम है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो टाइम एक वास्तविक घटना है जो कि यूनिवर्स में होने वाले बदलावों को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही टाइम है जो कि बीते हुए कल को प्रेजेंट के जरिए और फ्यूचर से जोड़ती है। अभी से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बारीक पॉइंट में एक धमाका हुआ। इस धमाके को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग से जन्मे हुए यूनिवर्स के जन्म के साथ ही जन्म हुआ टाइम का। जब तक ये पूरा यूनिवर्स है तब तक टाइम का अस्तित्व है। जिस दिन यूनिवर्स का अंत होगा उस दिन टाइम का भी अंत हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि टाइम का अंत कैसे होगा? यूनिवर्स ही सब कुछ है, इसी में स्पेस, टाइम और मैटर है। जन्म से ही यूनिवर्स का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले इंजन के जरिए ये धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन क्या होगा जिस दिन यूनिवर्स का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा? पहले तो हमारी सोच ये थी कि धीरे धीरे यूनिवर्स की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की एक अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया है। यूनिवर्स आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही जूझ रहा है। भले ही हमें पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन यूनिवर्स में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक युद्ध चल रहा है। यूनिवर्स अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टाइम की शुरुआत से युद्ध करता आ रहा है। यूनिवर्स में दो खतरनाक शक्तियां अपना कंट्रोल पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है ग्रेविटी, जो यूनिवर्स की हर एक चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में है, जो यूनिवर्स को आग के एक बड़े गोले में बदलकर खत्म करना चाहती है। और दूसरी शक्ति है फैलाव, जो कैरेक्टर्स को दूर दूर तक खींचकर यूनिवर्स को ठंडा करके इसे जमाकर खत्म करने की कोशिश में है। इन दो शक्तियों में जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या फिर फैलाव की, या फिर यह मुकाबला बराबर का ही रहेगा? यूनिवर्स की इन दो महाशक्तियों की रस्साकस्सी में जो भी शक्ति भारी पड़ेगी वही शक्ति यूनिवर्स का अंत कर देगी। इन दो महाशक्तियों के मुकाबले में 3 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा होगा बिग फ्रीज। अगर यूनिवर्स का फैलाव ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा यूनिवर्स ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। दूसरे नतीजे में अगर यूनिवर्स के फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकस्सी जारी रही तो एक दूसरे को इतना करीब ला देंगे कि यूनिवर्स में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा, जिससे यूनिवर्स का एक खास आकार बन जाएगा और यह अनंत काल के लिए वैसा ही बना रहेगा। तीसरा नतीजा होगा कि ग्रेविटी की जीत होगी और ये पूरे यूनिवर्स को एक पॉइंट पर खींचना शुरू कर देगी और पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में सिमट जाएगा और यूनिवर्स उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ था, जिसे बोला जाएगा बिग क्रंच। हो सकता है कि बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग हो और एक नया यूनिवर्स पैदा हो जाए। इन दो महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वही शक्ति टाइम का भी अंत करेगी, और इसका कारण ये होगा कि टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही चलता रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टाइम हमेशा भविष्य की ओर बहता रहता है। यह टाइम के इस बहाव को एरो ऑफ टाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि टाइम हमेशा भविष्य की ओर क्वार्टर्स में क्यों बढ़ता रहता है? टाइम कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? तो इसका जवाब है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंडों में एक टर्म आता है, एंट्रोपी। यूनिवर्स जो बढ़ रहा है, जैसे एक टाइम था जब पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में मौजूद था, फिर ये एक बड़े धमाके के बाद आग की तरह फैलने लगा और आज भी यूनिवर्स फैलता जा रहा है और यूनिवर्स में डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है। ये होती है एंट्रोपी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कागज लें और उसको कई टुकड़ों में फाड़ लें। अब मैं आपसे कहूं कि आप उस कागज को पहले जैसा कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? शायद आप उस पर ग्लू लगाकर उससे चिपकाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करने से क्या वो कागज पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना। ये होती है एंट्रोपी। मतलब यूनिवर्स में डिसऑर्डर हर वक्त बढ़ता ही जा रहा है और ये डिसऑर्डर केवल बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। बढ़ते हुए डिसऑर्डर के चलते ही हम बीते हुए कल और फ्यूचर में फ़र्क महसूस कर पाते हैं। डिसऑर्डर की वजह से ही हमें चीज़ों में बदलाव नज़र आता है और ये बदलाव हमें टाइम के होने की महसूसगी कराता है। सोचिए, अगर यूनिवर्स में टाइम रुक गया तो बदलाव की सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। एंट्रोपी, या यूँ कहें कि अगर यूनिवर्स में डीप फ्रीज हो जाए
तो टाइम भी ठहर जाएगा। कहने का मतलब है कि हम एंट्रोपी की वजह से हम पास्ट और प्रेजेंट में अंतर महसूस करते हैं। अगर एंट्रोपी नहीं होता तो यूनिवर्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आज के टाइम में और करोड़ों साल बाद के टाइम में कोई अंतर महसूस नहीं करेंगे। ना ही हम कभी बूढ़े होंगे, ना ही हम कभी मरेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमेशा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और टाइम का एंड इनफाइनाइट यूनिवर्स की दो महाशक्तियों में से किसी एक के कारण की वजह से होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और ब्रह्मांड में फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी है। अब तक तो हमारा यूनिवर्स विस्तार और समेटने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है, लेकिन क्या ये अपने संतुलन को बनाए रख पाने का योग या कोई चीज इस संतुलन को गड़बड़ा सकती है? यूनिवर्स के विस्तार की शुरुआत बिग बैंग से ही शुरू हो चुकी थी। फैलाव ने एक ऐसा विशाल और चलता फिरता मंच बनाया जिस पर आज का यूनिवर्स गतिमान है। लेकिन अगर ये जन्म से ही कंट्रोल ना रहता तो यूनिवर्स कब का खत्म हो चुका होता। अभी तक तो फैलाव की ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ रही है, जिस वजह से यूनिवर्स का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी और फैलाव के विस्तार से ही संतुलन बना हुआ है। अगर यूनिवर्स का विस्तार कहीं ज़्यादा तेजी से होता तो ये इतनी तेजी से खाली होता कि गैलेक्सीज, स्टार और ग्रहों को बनने के लिए टाइम ही नहीं बचता। हम इस यूनिवर्स को देख पाते हैं, इसका शुक्र है कि एक सुपर पावर ग्रेविटी ने यूनिवर्स के फैलाव की रफ्तार पर रोक लगाई हुई है। ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ रहते हैं। कोई चीज़ जितनी बड़ी होगी यह अपने आसपास की चीज़ों पर उतना ही दबाव डालेगी। ग्रेविटी ने ही सितारों को बनाया, ग्रहों को बनाया, गैलेक्सी कोर बनाई। लेकिन ग्रेविटी एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर यूनिवर्स का फैलाव धीमी रफ्तार से होता तो ग्रेविटी फैलाव पर हावी हो जाती और ये पूरे मैटर को एक पॉइंट में क्रश कर देती और यूनिवर्स में स्टार्स, ग्रह, गैलेक्सीज बनने से पहले ही सारा मैटर एक पॉइंट में समा जाता और यूनिवर्स कब का खत्म हो जाता। आज हम एक स्टेबल यूनिवर्स में रह रहे हैं। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है। यूनिवर्स इस स्पीड से फैल रहा है कि हमें विकसित होने का टाइम मिल रहा है। ग्रेविटी और फैलाव की रस्साकसी की वजह से यूनिवर्स 13 अरब 80 करोड़ सालों तक कायम रहा है। लेकिन यह संतुलन आखिर कितना स्टेबल है? हमारे यूनिवर्स में बेरोक-टोक विस्तार या खुद ही तबाह होने से बचने लायक संतुलित सामग्री मौजूद है। यूनिवर्स में जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स के फैलाव पर अंकुश लगा रहेगा। अगर यूनिवर्स में मैटर कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी। इस वजह से ग्रेविटी के फैलाव से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और फैलाव सभी गैलेक्सीज को दूर दूर तक धकेल देगी और यूनिवर्स जमकर खत्म हो जाएगा। 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो नतीजे बहुत ही खराब थे। उनके हिसाब से यूनिवर्स में इतना मैटर ही नहीं था कि उससे इतनी ग्रेविटी पैदा हो पाती कि फैलाव की ताकत पर रोक लग सके। लेकिन 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। टेलीस्कोप को नजर न आने वाला अननोन मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था और इसका आकार अंश मात्र नहीं बल्कि पहले हम जिस मैटर को जानते थे उससे भी 5 गुना ज़्यादा था, जो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी पैदा कर रहा था। इस अननोन मैटर की खोज से पहले हमें लगता था कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं केवल वही मैटर होता है और उसी से ग्रेविटी पैदा होती है। लेकिन इस अननोन मैटर की खोज ने वैज्ञानिकों को यूनिवर्स को देखने की रूपरेखा ही बदल डाली। जब यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि गैलेक्सी भी बहुत तेजी से रोटेट हो रही हैं। जिस तरह से सन की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी और बाकी दूसरे ग्रहों को एक गोल घेरे में स्टेबल और स्लो डांस कराती हैं, सन के मास से पैदा हुए ग्रेविटी ही दूर दूर तक मौजूद ग्रहों की स्पीड को कंट्रोल करती है। अगर सन ज़्यादा बड़ा होता तो प्लैनेट्स के घूमने की स्पीड भी ज़्यादा तेज होती और अगर ऐसा होता तो प्लैनेट्स को इसका चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगता। गैलेक्सीज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद इनक्रेडिबल मास बाहरी सितारे ग्रह जैसे ऑर्बिट में खींचते हैं। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के तारों की इन कक्षाओं की सटीक पैमाइश की तो नतीजे ने सब कुछ बदल दिया। गैलेक्सी के सेंटर में जो विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे उनमें भी इतना ज़्यादा पर्याप्त मास नहीं था जो गैलेक्सीज को इतनी तेज़ी से रोटेट कर पाता। यहाँ तक कि इतने कम मास की वजह से गैलेक्सीज को टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम देखते हैं कि यूनिवर्स गैलेक्सीज से भरा पड़ा है। ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत शायद गैलेक्सीज को एक साथ थामे हुए है, लेकिन वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप में कुछ भी नहीं दिखाई देता। ना कोई चमक, ना कोई छाया। ये नई चीज़ ना लाइट छोड़ती है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और ना ही उसे रोकती है। लेकिन यह अनजाने किस्म का मैटर गैलेक्सी के सभी तारों को एक ही गैलेक्सी में बांधे रखता है और गैलेक्सीज को टूटकर बिखरने नहीं देता। वैज्ञानिकों ने इस अनजान किस्म के मैटर को नाम दिया है डार्क मैटर। यूनिवर्स इस डार्क मैटर से भरा पड़ा है। आम मैटर से इसकी मात्रा 5 गुना ज़्यादा है
और डार्क मैटर यूनिवर्स में बेहिसाब ग्रेविटी पैदा कर रहा है। वैज्ञानिक डार्क मैटर के आधार पर यूनिवर्स के एंड को प्रेडिक्ट करने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी दिन कॉमन मैटर और डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी यूनिवर्स के विस्तार को रोक देगी और ग्रेविटी फैलाव पर भारी पड़ जाएगी और यूनिवर्स फिर से सिकुड़ने लगेगा। ये सभी गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगी और आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगी। बेहिसाब ग्रेविटी यूनिवर्स को तब तक क्रश करते जाएगी जब तक यूनिवर्स का पूरा मैटर एक सघन बिंदु में ना समा जाए। एक दिन हमारी दुनिया उसी जगह पर पहुंच जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनिवर्स के एंड की उस घटना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग क्रंच। कुछ लोग मानते हैं कि जब बिग क्रंच होगा तब उस पॉइंट पर एक बार फिर से बिग बैंग होगा और एक नए यूनिवर्स का, एक नई टाइमलाइन का जन्म होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हमारा यूनिवर्स जिस बिग बैंग से जन्मा है, क्या उससे पहले कोई बिग बैंग हुआ था? अगर ऐसा है तो बिग बैंग और बिग क्रंच आखिर कितनी बार हुआ था? ये यूनिवर्स के जन्म और मरण की एक इन्फिनाइट साइकिल है। लेकिन जब वैज्ञानिक डार्क मैटर के सब्जेक्ट को समझने के करीब थे तो यूनिवर्स ने उनके सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी। कोई अनजान ताकत यूनिवर्स को एक अलग शांति की ओर तेजी से धकेलती हुई लग रही थी। ग्रेविटी और फैलाव पिछले 14 सालों में यूनिवर्स पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। फैलाव इसको बाहर की ओर धकेलता है और ग्रेविटी इसको अंदर की ओर खींचती है। ग्रेविटी के पास डार्क मैटर था तो लग रहा था कि जीत उसी की होगी और यूनिवर्स बिग क्रंच की ओर चला जाएगा। लेकिन फिर एक हैरतअंगेज खोज ने हमारा यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल डाला। 1990 के आसपास वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के विस्तार के इतिहास को नापने का फैसला किया ताकि वो ये जान पाएं कि यूनिवर्स के फैलाव की स्पीड कहीं इतनी धीमी तो नहीं हो रही है कि एक दिन इसे बिग क्रंच का सामना करना पड़े, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक के शोध ने दुनिया को फिर से एक बार हैरत में डाल दिया। यूनिवर्स के फैलाव की स्पीड धीमी नहीं बल्कि तेज हो रही है और फैलाव की ये स्पीड हर पल बढ़ती जा रही है। एक रहस्यमयी शक्ति यूनिवर्स के फैलाव को तेज करती जा रही है। यूनिवर्स का ये फैलाव फिजिक्स के नियमों के उलट हो रहा है। फैलाव को एनर्जी बिना किसी चीज के मिल रही थी, स्पेस के वैक्यूम से। स्पेस का मतलब होता है एकदम खाली जगह जिसमें कोई भी पार्टिकल ना हो, जिसका ना तो कोई तापमान हो और ना ही कोई एनर्जी हो। लेकिन ये बात सच नहीं है। खाली जगह में भी एक एनर्जी होती है जो कि ग्रेविटेशनल रिपल्शन पैदा करती है। ये एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। इस पावर को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद डार्क एनर्जी को नापने के लिए अपने बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोप को सेट किया और नतीजे दिमाग को चकराने वाले थे। यूनिवर्स के मास के मुकाबले डार्क एनर्जी की तादाद 3 गुना ज़्यादा है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि स्पेस जितना ज़्यादा फैलता है तो वहाँ यूं ही ज़्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी महसूस होती है। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जब ये गैलेक्सी इसको धकेलती है तो स्पेस में वैक्यूम बढ़ता जाता है, जिस वजह से रिपल्शन भी बढ़ता जाता है और डार्क एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यूनिवर्स की स्पीड धीमी होने की वजह जो बढ़ रही है, इसका कारण है बढ़ती हुई मात्रा में डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ग्रेविटी को खत्म करती नजर आती है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि डार्क एनर्जी विस्तार और स्पेस आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर स्पेस की मात्रा का आकार अगर 2 गुना हो जाए तो क्या डार्क एनर्जी भी 2 गुना बढ़ जाएगी या ये उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी? अगर इस स्टेज के बढ़ने से डार्क एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ती जाए तो यूनिवर्स का एंड बहुत ही डरावनी तरह से होगा। जब डार्क एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये ग्रेविटी पर इस कदर हावी होगी कि ये गैलेक्सी को भी तहस नहस कर देगी। जब डार्क एनर्जी अपने चरम पर होगी तो सबसे पहले गैलेक्सी फटना शुरू होगी, फिर गैलेक्सीज के अंदरूनी हिस्से फटने लगेंगे और उसके बाद सौर मंडलों का भी यही हाल होगा। डार्क एनर्जी स्टार्स, प्लैनेट्स और चट्टानों को फाड़ देगी। डार्क एनर्जी का कहर यहाँ नहीं रुकेगा, वो माइक्रो लेवल पर भी मौजूद एटम को भी फाड़ देगी। यूनिवर्स का ये एंड बहुत ही बेरहमी से और तेजी से होगा। डार्क एनर्जी मैटर के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। मैटर का अपना अस्तित्व खो जाने के बाद यूनिवर्स का एंड हो जाएगा, साथ ही टाइम का भी एंड हो जाएगा। यूनिवर्स के इस एंड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग रैम। अगर यूनिवर्स में स्पेस के बढ़ने से डार्क एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़कर 1 के अनुपात से बढ़े, मतलब 1 गुना स्पेस बढ़े तो 1 गुना ही डार्क एनर्जी बढ़े, इस कंडीशन में यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता जाएगा और ठंडा होता जाएगा। गैलेक्सी में मौजूद स्टार धीमे धीमे खत्म होते जाएंगे और गैलेक्सी में अंधेरा छा जाएगा। सभी गैलेक्सीज में सिर्फ मरे हुए तारों के ही अवशेष बचेंगे, जैसे ब्लैक होल्स, गैस और धूल के ठंडे बादल। सितारों का दौर खत्म हो जाएगा और ब्लैक होल्स का दौर शुरू होगा। ब्लैक होल से भरी गैलेक्सीज विकसित होती रहेंगी। गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिलते रहेंगे
और पहले से ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। पहले वैज्ञानिक सोचा करते थे कि ब्लैक होल्स अमर होते हैं, लेकिन एक दिन इनकी भी मौत होगी। ब्लैक होल्स हॉकिंस रेडिएशन के द्वारा इवेपोरेट होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे। जिस दिन यूनिवर्स का आखिरी ब्लैक होल अपना दम तोड़ेगा, उस दिन एंड होगा इस यूनिवर्स का और टाइम का। यूनिवर्स के इस तरह के एंड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है टाइम फ्रीज, जिसमें यूनिवर्स को ठंडी और धीमी मौत का सामना करना पड़ेगा जो खरबों साल तक कायम रहेगी। अब यूनिवर्स का एंड बिग क्रंच से होगा या बिग रैम से होगा या फिर टाइम फ्रीज से होगा, इस सवाल का जवाब डार्क एनर्जी के रहस्य में छिपा हुआ है। लेकिन हमारा ये यूनिवर्स खुद से जुड़े राज आसानी से उजागर नहीं करता और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की ही तरह अभी शायद कई सरप्राइजेस फैक्ट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये सरप्राइज उन मिस्ट्रीज और मैजिक्स की तादाद को बढ़ाएंगे जो हमारे यूनिवर्स ने हमारे लिए छिपा रखे हैं। कि इस यूनिवर्स में क्या क्या है, इस बारे में हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम फिलहाल खोज के एक दौर से गुजर रहे हैं जहां अभी बहुत सी खोजों का होना बाकी है। पृथ्वी पर भले ही हमें सब कुछ शांत लगे, लेकिन डार्क एनर्जी और ग्रेविटी की रस्साकस्सी में एक भीषण युद्ध चल रहा है, और इन दोनों सुपर पावर्स में वॉर टाइम की शुरुआत से ही शुरू हो चुका था और टाइम के एंड तक चलता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स और टाइम का एंड किस सुपर पावर के जीतने से होगा? प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।